ताजी रौनक महफिल डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा और सामईन में मुबीन मुनव्वर साहब, शकील साहब, फयाज कुरैशी साहब और दीगर सामईन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ लिखा है लेकिन थोड़ा सा सदर आजमा भी है, कलमी खाका हो चुका है, वहीं से तो शुरुआत करनी है। अफसाना निगार, नावल निगार, शायरा, सहाफ़ी और समाजी कारकुन की हैसियत से आप शहर गुलिस्तान के तहत गरीब बच्चों को तालीम का एहतमाम किया जाता है। उर्दू के अलावा अरबी की तालीम दी जाती है। पिछले 40 सालों से उर्दू अदबी रिसाला ज़रीन शुआइन की मुदीरा है और पूरी जानशानी के जरिए अपना यह फरीजा आज भी अदा करती है। इसके अलावा कई समाजी व अदबी अंजुमनों की कारकुन भी है। फिलहाल हमारे दरमियान शानशी पर बैठी है और हमारी बातें सुन रही हैं और इन्हीं दिल में मुस्कुरा भी रही है। अगर आप इन्हें देख नहीं पा रहे हैं तो हुलिया बता दूं। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, जिस पर काजल की हल्की सी लहरें लहरा रही हैं, सुतून नाक, सजीले होंठ पर सलीके से मुस्कुराहट सजी हुई, इसलिए और साथ में सर भी ढका हुआ, इसलिए आज तक बालों के बारे में यह अंदाजा नहीं हो सका कि काले हैं या भोरे, और उम्र का भी अंदाजा नहीं होता कि अभी हल्कों में कदम रखा है या फिर 40 साल का तजुर्बा है। वो सिर्फ आपकी किताबों पर नजर पड़ी तो अंदाजा हुआ कि हम इन्हें हमजोली ना समझे। अब आप समझ गए होंगे कि हम बरगुज़ीदा शख्सियत के बारे में महरे गुफ्तगू है। बहरहाल अब आते हैं फरीदा रहमतुल्लाह खान साहिबा की कलमी शख्सियत पर बात करें। माहिर तकनीयात प्रोफेसर मीनू सईद साहब ने माहिर मशहूर की शख्सियत के बारे में चंद तारीखी जुमले कहे थे। वो ये हैं कि एक शख्सियत जो पिछले 50 साल से उर्दू जबान अदब की खिदमत में सरगर्दा हो, उनकी खिदमत का हम सिर्फ एतराफ कर सकते हैं क्योंकि उनकी खिदमत तनकीद के दायरे से बाहर होती है। वो अपना मेयार खुद मुतय्यन कर लेती है। इन चंद जुमलों से फरीदा रहमतुल्लाह की शख्सियत के बारे में बगौर पढ़ने और समझने का मौका मिला तो यही बात समझ में आई कि तकरीबन 40 साल जो शख्सियत उर्दू जबान अदब की आबियारी में अपना वक्त, जान और माल लगा रही हो और सिरे की कोई उम्मीद न रखती हो, इसकी हम खिदमत का एतराफ कर सकते हैं, इसकी बेलूस खिदमत को सलाम कर सकते हैं। इसे परखना और तनकीद करना खिलाफ इंसानियत होगा। इसलिए यहाँ खड़े होकर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और आप तमाम भी हम उनकी इस खिदमत का एतराफ कर रहे हैं। चिकमंगलूर के करीब वाक़ छोटा सा गांव मुल्लनपेट की इल्मी घराने में पैदा होने वाली फरीदा रहमतुल्लाह के वालिद अलहज मोहम्मद जाफर और वालिदा बीबी हवा की फरीदा साहबा को बचपन ही से उर्दू दास्तानों से लगाव हो गया। नावल खिस्मत के खरीदार के पेश नफ्स में खुद रहम तराज हैं के कोड बचपन से कहानियां सुनने और पढ़ने का शौक रहा। मेरी अम्मी के पास उर्दू अदब की किताबों का जखीरा मौजूद था। इनमें खासकर मुझे अलीफ लैला, हजार दास्तानी और हातिम ताई की कहानियों से ज्यादा दिलचस्पी थी। कॉलेज में दाखिले से कबल मैं हातिम ताई के 7 सवाल और अलीफ लैला की कहानियां रट ली थी। अनकोट इत्तेफाक की बात यह है कि प्रेमचंद की अदबी सफर भी दास्तानों से शुरू हुआ। इन्होंने भी ये तमाम दास्तानें ज़हीन नशीन कर ली और उर्दू के बड़े फिक्शन निगार बन गए। फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा को भी ये मौका मैसर आया। जिनके अदब की दुनिया में खदीम हो, अदब की रूह शामिल हो, वो सिर्फ जरूर मुतासिर होता है। इसलिए फरीदा रहमतुल्लाह का फिक्शन हमें मुतासिर जरूर करता है। इसके अलावा आपकी तालीमी सलाहियतों और कायनात का मुशाहिदे ने आपके कलम को जिंदा बख्शी। फरीदा साहबा के पहले नावल किस्मत के खरीदार के बारे में और इंद्रजीत गांधी लिखते हैं कि कोट फरीदा रहमतुल्लाह साहबा की अदबी मेयार, अखलाकी तहकीक और तख्लीक का काविशों, निगारिशात और अफसाने पढ़ने का इत्तेफाक होता रहा है, जिसकी रोशनी में यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि इनका कलम जहाँ मजलूमी व बेकसी की तर्जुमानी करता है, वहाँ हक व इंसाफ के लिए आवाज भी बुलंद करता है। फरीदा साहबा समाज की दुखती रगों को छेड़ते हुए फरसुदा रस्म रिवाज का खिलाफ जिस जुर्रत बेबाकी से खामा फरसाई कर रही हैं, इससे इनकी अजमत की झलक नुमायां तौर पर मिलती है। फरीदा साहबा बड़ी खुद एतमादी के साथ गुलशन उर्दू अदब की आबियारी कर रही हैं। अनकोट फरीदा साहबा एक मुतारिफ ज़हीन की मालिक हैं। वो अपने अतराफ और अकरार बसने वाले लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफियों
बदसलूकियों, जुल्म और दर्दनियत को सिर्फ अश्कबाज नहीं है बल्कि इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने का हौसला भी रखती है। आवाज को बुलंद करने का बेहतरीन तरीका कलम है। फरीदा साहबा ने इसी कलम को हथियार बना लिया और पिछले 40 सालों में जाने कितनी कहानियां रकम कर दी। कहानियों को 3 अफसानी मजमूए टूटी माला, बिखरे मोती, दर्द की गूंज और खातिम मसीहा के उन्वान से मंजर आम पर आए हैं। टूटी माला, बिखरे मोती आपका पहला अफसानी मजमुआ है। इसके पेश लफ्ज़ में फरीदा साहबा लिखती हैं कि मेरे अफसाने ना होकर हकीकत है। मेरे अफसानों के किरदार आज की दुनिया की इसी समाज के जीते जाते किरदार है। मुझे हर उदास नजर के पीछे एक कहानी नजर आती है और मैं उसे आसानी से पढ़ लेती हूँ और फिर हकीकत की तर्जुमानी कलम और कागज के सहारे मुकम्मल करती हूँ। अनकोट। आपने जब हकीकतों को इंसानों के रंग में, अफसानों के रंग में पेश किया, वो रंग अदबी हलकों में बरसों मौज़े बहस रहा। लोगों ने इन रंगों को महसूस किया। ये मजमूआ साल 2003 में दोबारा शाया हुआ। इस मजमूए की इशाअत से कबल आप रिसाला ज़मीन शुराइन के बारिश अदबी हलकों में मारूफ हो चुकी थी। अब आप एक फिक्शन निगार की हैसियत से अदबी हलकों में एक मखसूस मकाम बना लिया। फरीदा साहबा का दूसरा अफसानी मजमूआ खातिम मसीहा जनवरी 1979 को मंजर आम पर आया। इसमें इस मजमूए में आपने एक मजमून शामिल किया है उर्फ़े अव्वल के बाद। उसमें आप लिखती हैं कि ये शेर मुलाहिज़ा करना, ये देखना है आज क्या एजाज मिलेगा, ये देखना है आज क्या एजाज मिलेगा, फिर आज तेरी बज़्म के मेहमान हुए हम। ये खुद फरीदा रहमतुल्लाह का शेर है जो उन्होंने रकम किया है। आपकी मुसलसल काविशों का ये एजाज है कि उर्दू के मारूफ अफसाना निगार रामलाल ने आपकी अफसाना निगारी पर कलम उठाया। हमीद अल्माज जैसी शख्सियत ने फरीदा साहिबा के अफसानों से मुतासिर रहे। प्रोफेसर उन्मान चिश्ती, साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया मिलिया, आपकी अफसाना निगारी के बारे में रकम दरवाज है कि माशरे पर जब तक ख्वाहिशात नफसानी और जरगिरी का कब्जा रहेगा, इंसान पर जुल्म भी होता रहेगा और जब तक अखलाकी और इंसानी बेदारी होकर अपने माशरे को मुनफी और मुज़र लहरों पर वार करेगा, माशरे में इत्तेहाद, मोहब्बत और इखलास की लाठी से उजाला करेगा, ये जुल्म और जबर काफूर हो जाएगा। फरीदा रहमतुल्लाह इसी अखलाकी और रूहानी इंसान की तलाश में है और अपने अफसानों के जरिए रोशनी बिखेर रही है ताकि वो नजर आए और नुमायां हो जाए। खत आवाज़ मुसन्निफीन के आरा से फरीदा साहबा की फिक्शन निगारी का मियार वाज़ेह हो जाएगा और ये भी कि फरीदा साहबा में आकर जिस एजाज की तलाशी है इसका बेहतरीन इनाम पा लिया है। इसलिए तो आपका हौसला हमेशा जवान रहे और आपका कलम ज़रफ़िशानी पर आमदा रहा और साल 2003 में तीसरा अफसानी मजमुआ दर्द की गूंज मंजर आम पर आया। इस मजमूए के जरिए आपके फन के कुछ नए पहलू अया हुए। इस सिलसिले में डॉक्टर तीब अंसारी की ये राय काबिल तवज्जो है। आप लिखते हैं कि फरीदा रहमतुल्लाह ने हर अफसाने को दास्तान इश्क बनाया है। ये उनकी कमजोरी भी है और खूबी भी। इनकी हर कहानी ने इश्क से शुरू होती है। आप जानते हैं कि इश्क का खातिमा हमेशा दर्द गम पर होता है। मीर इसी दर्द गम को जमा किया तो दीवान हुआ। फरीदा रहमतुल्लाह ने इसी दर्द गम के नतीजे टूटी माला, बिखरे मोती और खातिम मसीहा के बाद अब यह नया मजमुआ दर्द की गूंज मंजर आम पर आया है। फरीदा साहबा की फिक्शन निगारी के बारे में डॉक्टर तीब अंसारी ने ये इंकशाफ किया है कि फरीदा साहबा की कहानी का मवाद बैरून से नहीं बल्कि अंदरून से हासिल होता है। वो अफसाने की तख्लीक के दौरान कुछ इस कदर हो जाती है बल्कि मिट जाती है कि लगता है कि वो किसी गैर की कहानी नहीं लिख रही है बल्कि खुद आप ही की बयान कर रही है। फरीदा रहमतुल्लाह की अफसाना निगारी का यही सबसे बड़ा वस्फ है। तीब साहब की इसी राय का मैं भी एतराफ करती हूँ। फरीदा साहब की कहानियां पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है कि शरीर गम खाए हुए दर्द का मारा इंसान अपनी दास्तान सुना रहा है और गम हमारी समाज से होता हुआ खून में सरायत कर जाता है और फिर रूह बेरूह भी इस दर्द को महसूस करने लगती है। फरीदा साहबा की फिक्शन निगारी पर मजीद रोशनी डालने से कबल आपके अदब के मुतायने के बारे में इस इत्तबाक पर नजर डालें। आप कहते हैं कि मुतायने के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए इस इत्तबाक पर नजर डालें। आप खुद लिखती हैं कि
ابن صفی کے بے شمار ناول پڑھ لیے، پھر کشن چندر اور پھر پریم چند کی کہانیوں میں سما گئی۔ پڑھتے ہوئے لکھنے کا شوق ہوا، کہانیاں لکھتی رہی۔ یہ سلسلہ تقریباً 10 برسوں سے جاری ہے۔ اردو کے ساتھ انگریزی میں بھی لکھتی ہوں۔ ڈگری کے دوران کے نارائن کے سب انگریزی ناول پڑھ لیے۔ ابن صفی کے ناول میں جو تجسس ہے وہ ہم نے فریدہ صاحبہ کے قلم میں پایا، وہ ہمیشہ لفظوں کے موتی بکھیرنے کے لیے بےقرار رہتا ہے۔ پریم چند کی سادگی آج بھی فریدہ صاحبہ کی فکشن نگاری سے عیاں ہے۔ کرشن چندر کے موضوعات فریدہ صاحبہ کے موضوعات ہیں۔ غریب، نادر اور بے سہارا لوگوں کا درد ان کے روح کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، اور اسی درد کو انہوں نے دوسرے ناول درد کی دہلیز میں بیان کیا ہے۔ المیہ کا کینوس تعلیم ہے، جس کا سبق قرآن نے دیا، جس کا سبق ہمارے آخری رسول نے دیا۔ تعلیم کے بغیر انسان انسان نہیں ہے۔ وہی درد ناول فریدہ صاحبہ کے ناول درد کی دہلیز کا اہم موضوع ہے۔ اس سلسلے میں محمد اقبال نے یہ رائے دی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ غریب، نادروں اور بے سہارا بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانا اس کا راست پیغام ہے، اور اگر ماں تعلیم یافتہ ہو تو نہ صرف بچوں میں تعلیم سے رغبت پیدا کر سکتی ہے، بلکہ غیر موضوع حالات میں بھی آگے بڑھنے کی خود اعتمادی اور عمدہ اخلاق پیدا کر سکتی ہے۔ ناول پوری طرح اپنے موضوع اور مقصد پر مرکوز ہے۔ اس ناول کی مقبولیت کا یہ عالم رہا کہ شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی میں پروفیسر مینو سعید کی نگرانی میں ایک روزہ قومی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کے مختلف مصنفین نے اس ناول کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا۔ اس بات پر مجھے تعجب ضرور ہوتا ہے کہ فریدہ صاحبہ نے استقامت کے ساتھ پچھلے 40 سال سے رسالہ سلیم شرائع کی فریضہ انجام دے رہی ہیں، اسکول کو بھی بخوبی چلا رہی ہیں۔ ترا یہ کہ 5 کتابوں کی تخلیق کار بھی ہیں۔ ایک عورت کو گھر کی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ادب میں مقام بنائے رکھنے میں بڑی دقتوں کا سامنا رہتا ہے، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ ان دونوں ذمہ داریوں کو آپ بخوبی نبھا رہی ہیں۔ آپ کی ان صلاحیتوں کے اعتراف میں کئی ایوارڈ سے آپ کو نوازا بھی گیا ہے، لیکن سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ خود ایک انجمن ہے، جیسے شاید ہی اب انہیں شاید کسی اعزاز کی ضرورت نہیں ہے۔ باوجود اس کی خدمتوں کا اعتراف ہمارے ادب کی شان ہے۔ میں فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ کو ان کی کامیابیوں کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں منیر احمد جامی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ ذریعہ موقع عطا فرمایا کہ میں کچھ کلمے فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ کے بارے میں پیش کر سکوں۔ امید ہے کہ ان کی شخصیت کی ایک بہترین صورت آپ کے سامنے ضرور ابھری ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ طاہرہ نورانی صاحبہ، اس مختصر نشست میں کسی فنکار کے تعلق سے اتنی ساری معلومات کا حاصل ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی نشستوں کو عام کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ ایسی محفل میں حاضرین کو جمع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے فنکار بالخصوص ریاست کرناٹک کے جو فنکار ہیں ان کو کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، اور نہ وہ خود اتنے بے نیاز ہیں کہ خود کو پیش کر سکتے ہیں، کہ ہم جیسے لوگ جو چھوٹے موٹے ادارے چلاتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ محترمہ نورانی صاحبہ کے تعلق سے میں کہوں گا، پرسوں جو کرناٹک اردو اکیڈمی کی نثر کلاس آپ نے لی، واقعی رشک آتا ہے۔ آپ نے جس انداز سے اور جس یعنی معلومات افزا بیانات کے ذریعے بچوں کو سمجھایا کہ نثر نگاری کیا ہے، فکشن کیا ہے، افسانہ کیا ہے، واقعی ہم لوگوں کو ایسی شخصیات پر فخر کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی قدر افزائی ضروری ہے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ جو واقعی اس دن بہت متاثر ہوا۔ محترمہ مہنور زمانی صاحبہ بھی اس وقت موجود تھی، انہوں بھی کافی متاثر ہوئی۔ بہرحال بہت شکریہ۔ میں محترمہ نورانی صاحبہ سے مہنور زمانی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم منیر احمد جامی صاحب، صدر جلسہ ڈاکٹر اختر سیدہ خانم صاحبہ، مرکز جلسہ ڈاکٹر فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ، چھ نشید پر تشریف فرما، مہمان خصوصی ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ، ڈاکٹر طاہرہ نورانی صاحبہ،
मैं सबसे पहले डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिनकी शान में अंजुमन महफिल ने ये खूबसूरत जलसे तहनीय मुनाफिद किया है। फिर मैं मोहतरम नयाजुद्दीन और मुनीर अहमद जामी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया है। शुक्रिया। बहरहाल अरबाब महफिल को इस बात की मुबारकबाद की पेश करती हूँ कि आप लोगों ने असर हाजिर के वाहिया तलबा और शोरा की इज्जत अफजाई करने का बहुत ही अहम सिलसिला जारी कर रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह हमारी रियासत की जानी पहचानी अदबी शख्सियत थी। उर्दू अदब की काबिल तारीफ शायरा, अफसाना निगार और नावल निगार थी। इससे बढ़कर ये कि आप 1998 में अपनी सरपरस्ती में एक रिसाला ज़लीम शुआइन जारी किया था आपने, जो बगैर किसी रुकावट के 35 साल से बराबर अपनी आपकी सरपरस्ती में पूरी तवानाई के साथ अब भी शाया हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में उर्दू के शायकीन इससे वाकिफ हैं। इस रिसाले में हमारी रियासत के अलावा मुल्क भर के कई तलबा और शोरा की तहकीकात शाया होती रही हैं। डॉक्टर फरीदा साहिबा इसकी मुदीरा हैं। उन्होंने इस रिसाले को जिंदा रखने में अपनी पूरी तवज्जो लगा रखी है और खास मौक़ों पर इसके खुसूसी नंबर भी शाया किए हैं, जैसे कि ख़वातीन नंबर, ईद नंबर, अफसाना नंबर, हज नंबर वगैरह। इस रिसाले के अलावा जैसे कि अभी डॉक्टर बुरानी साहिबा ने और मेरा मुजामी साहब ने बताया है, बहुत सारे 2 नावलों और 3 अफसानावी मजमूए और फिर एक इदारे का 3 अफसाना मजमूए शाया हो चुके हैं और एक इदारियों का मजमुआ भी इनके ज़ेर तरतीब है और एक इंटरव्यू का मजमुआ भी इनके ज़ेर तरतीब है। तो ये तमाम चीज़ें इनके अभी इक़दामात की जानदार मिसाल भी। तो फिर इसके बाद फरीदा साहिबा ने अपनी खुद की जो कायम करदा स्कूल है होली मदर्स प्राइमरी एंड हाई स्कूल, उसकी मालिक हैं और बहुत ही खुशखुशबू के साथ इस स्कूल को चला रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने अवधि इस्लाम एरिया में पसमानदा तबके के बच्चों के लिए एक स्कूल भी कायम कर रखा है, जहाँ पर इंतहाई पसमानदा वालिदैन के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। फरीदा साहिबा हमारी महफिल निसा की एक ट्रस्टी भी हैं और हमारी बहुत अच्छी साथ भी हैं। मैं इनकी खिदमत मैं इनको एक और मरतबा मुबारकबाद देती हूँ और इनकी नज़्म जो आज के दौर के बड़े अलमिये के बारे में लिखी हुई है, बड़ी अच्छी नज़्म है, सुनाकर अपने जगह लेना चाहती हूँ। नज़्म का उन्वान है 21वीं सदी का अलमिया। लिखती हैं, आसमां धुआं ज़मीन उगल रही आग है, किस माँ का कलेजा छीनी नहीं हुआ देख कर गस्सा में, खूंरेज़ियाँ बम्बारियाँ शिफा खानों में हाहाकार, फिजाओं में गूंजती मासूम इफ्ताने चमन की आहो पुकार। गज़ा तेरे गुलिस्तान की ये गलियां किस सजा की हुजूरवार, हुस्न में हजरत यूसुफ के सानी, ज़बान पे कलमा-ए शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की ललकार। ये जज्बे ईमानी इनका कोई नहीं सानी, इन्हीं देख कर ऐसा लगे अर्ज़े फ़लस्तीन अर्ज़े गज़ा पर मालिक हकीकी ने उतारे चलते फिरते नूर हैं। ये क्या किया वक्त के फिरौन शद्दाद और हामान ने, हजारों की तादाद में कत्ल आम किया, इन बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रिहायशी मकानों को बमों से तहस नहस करने वाला शहीदों का भी कत्ल आम किया। शिफा खानों में धन्य शोदा गोरो कफन को तरसते, इनका हिसाब देना महंगा पड़ेगा ऐ दुनिया। गज़ा में अशफा पर तेरी बर्बरियत ऐ इसराइल, ऐ सितमगर तेरी खूंरेज़ियाँ इंसानियत की दुश्मन। ऐसा जालिम, ऐसा संदिल, ऐसा खूनी 21वीं सदी के नाम पर एक कलंक
और दरिंदा है, तूने हस्से को करबला बना दिया। अशरिफा पर तेरी बमबारी ने सारे आलम को रुला दिया और शर्मसार भी बना दिया। इंक्यूबेटर्स में सैकड़ों अफवाल ने ऑक्सीजन को तरस के आंखें मूंद ली। इस नस्ल कुशी का है दुनिया, बता खातिर और गुनहगार कौन है। नौजवानों को बेलिबास परेड करवाया भी, खानदानों की तबाही, बच्चों की लाशें देख कर हंसते हिमाए बहनें सब्र शुक्र के पढ़कर वो आननी इरादे अल्लाह इनका तकवा, कभी शिकवा शिकायत नहीं, बस रो रो कर अल्लाह से रहम मांगती हुई। रसा तेरे खूबसूरत वजूद की तबाही देख कर तेरे बुजुर्गों की आहें, नौजवानों का सीना तान के अमन के दुश्मन का मुकाबला सदियों भूल न पाएगा ज़माना। इसराइल की हैवानियत पर जब भी कलम उठाएगा मौरिख, इस इंसानी अलमिये पर आह रज़ा हर लफ्ज़ से आहें निकलेंगी। दर्द से करा उठेगा कलम, इससे स्याही नहीं खून टपकेगा और खरदास की लहू लहू हो जाएंगे। इतनी सी हरदम बस दुआ की कविता, दस्ते में अमन, वतने अजीज में अमन, दुनिया में अमन हो जाए बस इसी साथ। मोहतरमा महबूब ज़मानी साहबा, वाकई नज़्म बड़ी खूब रही, बड़ी खूब मंजर कशी की है साहब ने और बिल्कुल हकीकत का इजहार किया है। और मैं डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसरी से कर सकें। और इस जलसे की मेरे नज़र डॉक्टर वहीदा रहमतुल्लाह साहिबा, पहले तो दिली मुबारकबाद देती हूँ कि अपने साथी को जहाँ देख रही हूँ अल्लाह इसका मुकाम और बुलंद करे। और मेरी साथी महबूब साहिबा, नानी साहिबा, मुझे जानी साहब और मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जो मेरे सामने मौजूद हैं, हर एक अपने आप में एक महफिल है, हर एक अपने आप में बहुत मुअज़्ज़िज़ है। मैं तमाम को अपना सलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले तो महफिल को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जलसे को संवारा। दरअसल होता ये है कि हम अपने साथ उठने बैठने वालों के साथ मिलते जुलते हैं, उनको जानते हैं। शायद वो चाहे वो शायर हो, अदीब हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, यही बात होती है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। और हम अपने आपस के लोगों को बिल्कुल नहीं पहचानते, जानते जरूर हैं। जब ऐसी महफिलें सजती है तो पता लगता है कि दर हकीकत वो कितने गहरे लोग होते हैं। हम ये समझते हैं कि एक आशेर सुन लिया, महफिल में बैठ गए। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हम अपने साथियों की गजलों को तक याद नहीं रखते हैं। ये अलमिया भी है, पर शायद एक फिक्री तजुर्बा भी होता है। लेकिन ऐसी महफिलें सजना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए आज जितनी बातों का पता चला, मुझे यकीन है कि यहाँ बैठने वालों को किसी को भी नहीं पता होगा कि फरीदा रहमतुल्लाह ने इतने अच्छे काम किए हैं और इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं और इतना अदब को बहुत कुछ किया है। अदब एक जिंदगी का करीना है और खुसूसन उर्दू अदब में जिसने भी लिखा है, मैं समझती हूँ खुश नसीब होता है। आज नहीं तो कल उसको पहचाना जरूर जाएगा, उसकी शनाख्त जरूर होगी। क्योंकि उर्दू अदब में वो ताकत है कि उन लोगों को अपनी जानिब खींचता है और उसका हक अदा करता है। चाहे हम जो कुछ लिख रहे हों, आज नहीं तो कल लोग उसको उठाएंगे और पढ़ेंगे। फिर तो फरीदा बहुत खुशनसीब है कि कम से कम अपनी जिंदगी में ये तो देख लिया है कि लोगों ने, रामलाल ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने उनके बारे में क्या बताया। बल्कि जिस तरह से उनका इंट्रोडक्शन पेश किया गया, मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ उस खातून को भी जिसने आकर यहाँ पर बहुत खुशी से और बहुत अच्छी तरह उसको पेश किया। तमाम बातें बिल्कुल सही थी, उसमें कोई मुबालगा नहीं था। मैं खुद कहती हूँ हमेशा कि हिजाब में इतनी अच्छी सूरत मैंने कभी नहीं देखी। बहुत सारे लोग हिजाब पहनते हैं, लेकिन हिजाब के साथ उसका निखरना एक अलग बात होता है। ये तमाम लोगों को ये जज्बा उभारता है, उन लोगों को तकलीफ भी देता है जो हिजाब पहनते हैं।
تو میں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے زندگی میں پہننے اڑنے کا، چلنے پھرنے کا. شاید فطری طور پر خدا ہر ایک کو اس کی توفیق دیتا ہے اور ہر طریقے سے عطا کرتا ہے کہ جس کو جو چاہے، جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ دیتا ہے. تو ہمیں ادب یہی سکھاتا ہے کہ ہم کسی کو نہ بھلا کریں نہ برا کریں، بلکہ ہر ایک کی تعظیم کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور تعظیم کرنا سیکھیں. فریدہ رحمۃ اللہ سے میری پہلی ملاقات میری فیکٹری میں ہوئی تھی، جب وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی کہ بامبے سے کوئی رائٹر آئی ہوئی ہے، تو کسی جلسے میں بلانا تھا. اور اس کے بعد جب ہم نے محفل نساء کا ارادہ کیا اور سوچا کہ ہم محفل میں ہم 3 لوگ تو جمع ہو گئے تھے، میں حلیمہ فردوس صاحبہ، زبیدہ بیگم صاحبہ اور مہنور زمانی صاحبہ، لیکن ہم کو 5ویں کی تلاش تھی. ہم نے سوچا کہ کس سے، تب تینوں لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم فریدہ کو لے لیں. تب پھر میں نے ان کا حق ادا کیا، وہ جس طرح مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی ہم اس طرح ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے. اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ شامل ہو گئے. ہمارے 5 ٹرسٹی سمجھ لیے، میرے 4 ٹرسٹی جو بھی ہیں، میں بہت 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 خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اتنے اچھے ہیں کہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محفل نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا ہے. محفل ان لوگوں کے بغیر ادھوری ہے. تو ایسے ساتھی جب ہو تو محفلیں ہمیشہ جگمگاتی ہیں. تو آج اس محفل کی بھی شان میں یہ کہوں گی کہ محفل اسی لیے جگمگا رہی ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں. اپنے سماعتوں کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور دیکھیے ایسی بات ہے کہ محفل خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آج اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہمیں بھی حق دیا گیا ہے. انشاءاللہ خواتین آئندہ بھی اسی طرح اپنی جگہ اپنا مقام بنائیں گی. تو اس میں اپنے فریدہ صاحبہ کو تو دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ خواتین کیسی ہوتی ہیں، خاتون کیا کیا کر سکتی ہیں، اس کے دل میں کیسا جذبہ ہوتا ہے، کیسی جرأت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی نظم کے ذریعے جس طرح کی نظم جس جذبے سے کہی گئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ خاتون ہی کہہ سکتی ہے، کیونکہ اس کو ایک ماں کا احساس ہوتا ہے. اور وہ ماں کا احساس کسی بھی بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ بات نہیں ہے کہ باپ نہیں تڑپتا، لیکن شاید ماں کے درد کی حقیقت جو اس کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے، جو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتی ہے، وہ ایک باپ کو بھی یا بھائی کو رلا دیتی ہے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. فریدہ صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد دوں گی. میں نے کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کی گوش گزار کری. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بھی ہم لوگوں کی کارروائیوں سے خوش ہوں گے. فریدہ کی کامیابی محفل کی کامیابی نہیں بلکہ تمام خواتین کی کامیابی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہر خاتون سامنے آئے اور اسی طرح کامیاب ہو. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ شائستہ رسول صاحبہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج میری بہنیں اسٹیج پر ہونا افسوس ہے. ایک اور میری بہن تشریف لائی ہے